सभी को मेरा नमस्कार। हाँ, देखते हैं, हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे संसाधनों के वर्गीकरण की। तो संसाधनों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम बात करते हैं वन संसाधन। वन संसाधन। वन संसाधन क्या होता है? वन क्या होता है? सबसे पहले हमारा समझने का यही उद्देश्य है कि जब तक हमारे वन समझ में नहीं आएगा, संसाधन तो हमने समझा दिया, और वन समझ में नहीं आएगा तो हम इस संसाधन को नहीं समझ सकते। हाँ, तो देखिए, ये हमें समझना बहुत अति आवश्यक है। वन किसे कहते हैं? जब तक हम शब्द की परिभाषा नहीं जानेंगे, आगे हम कैसे समझेंगे? हमें यहाँ पर एक परिभाषा देनी है। वन, वन किसे कहते हैं? यानी कि पेड़ पौधों और झाड़ियों से आवृत एक विस्तृत क्षेत्र वन कहलाता है। वन कहलाता है यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो पेड़ पौधों और झाड़ियों से आवृत है। आवृत मतलब घिरा हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वन कहलाता है। यह एक ऑथेंटिक परिभाषा है। अब एक वन जहाँ पर बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ हैं, वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में वन हैं, जहाँ जहाँ पर वन हैं, वे सभी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो आज हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी वन संसाधन हैं उनकी बात करेंगे आज हम। अब हम पेड़ पौधे और झाड़ियों की बात करते हैं। देखिए, पेड़ पौधे क्या हैं? इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना है? प्राकृतिक वनस्पति। क्या बना है? प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? पेड़ पौधे और झाड़ियां क्या होते हैं? हमने यहां पर वन की परिभाषा जानी, तो वन की परिभाषा में पेड़ पौधे सम्मिलित हैं, झाड़ियां भी सम्मिलित हैं, लेकिन इन दोनों को प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है? अब प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा देखते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ निकलता है कि इस धरती पर बिना किसी सहयोग के अपने आप विकसित होने वाली कोई भी पादप समुदाय को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। कोई भी पादप समुदाय जो बिना किसी के सहयोग से इस दुनिया में अपने आप विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है प्रकृति के सहयोग से, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं हम। तो प्राकृतिक वनस्पति में हमने देखा कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश में किसी भी समय विशेष से संबंधित समस्त जातियों के पेड़ पौधों और झाड़ियों को वनस्पति कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? एक इस परिभाषा को सॉर्ट करता हूं, ये थोड़ी सी कठिन परिभाषा है। यानी कि भौगोलिक दशाओं में स्वतः प्रकट
होने वाला पादप प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। ये परिभाषा अच्छे से आप दिमाग में बैठा लेना। यानी कि भौगोलिक दशाओं में, यानी कि भौगोलिक दशा कौन सी हुई? सूर्य का तापमान, धरातल की मिट्टी, जल, वायु और अपने आप ही प्रकृति में कोई बीज ऐसा पड़ा हुआ है जो ये सारी दशाएं मिलकर एक जगह हुई। जितना तापमान चाहिए, जितनी मिट्टी चाहिए, जैसी मिट्टी चाहिए, या जितनी वायु, जितना जल उसको लिए आवश्यक है, जब वो सारी दशाएं एक जैसी स्थिति में उत्पन्न हो जाएंगी तो वह पादप अपने आप विकसित हो जाएगा। और जब वो स्वतः विकसित होगा तो निश्चित रूप से उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग पेड़ पौधों को भी समझ गए होंगे, झाड़ियों को भी समझ गए होंगे। यानी कि दुनिया में, इस पृथ्वी पर ऐसे ही बीज नहीं है कि वो पेड़ पौधे हों। कुछ जगह झाड़ियाँ भी अपने आप उत्पन्न होती हैं, कुछ जगह पेड़ पौधे भी अपने आप उत्पन्न होते हैं। तो वो सारी की सारी क्या कहलाती है? वनस्पति कहलाती है। ये पादप समुदाय का एक अंग होता है। जितने भी पादप समुदाय हैं, जितनी भी हमारे यहाँ वनस्पति है, उगती है, वो सभी प्राकृतिक वनस्पति के रूप में जानी जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके उगाने में मानव का योगदान होता है, जैसे फसलें, उनको हम अलग रूप में पढ़ते हैं। जैसे मान लो हमने गेहूँ उगाया, ज्वार उगाई, बाजरा उगाया, सरसों उगाई, तो वो एक प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वे हमारे लिए एक संसाधन है, वो हमारे लिए एक फसल के रूप में है। हम कृषि कार्य के द्वारा इन चीज़ों को करते हैं। उसके उगाने में मानव का योगदान होता है। बाकायदा मानव बीज बोता है, बाकायदा पानी देता है, सिंचाई करता है खेत में, अच्छी मिट्टी बनाता है खेत में, उपजाऊ बनाता है खेत को, पहले खाद देता है, बीज देता है। तो कहीं ना कहीं उसमें मानव का योगदान है। तो वो प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में नहीं आएगी। वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम खुद उगाते हैं, तो एक कृत्रिम वनस्पति है। वो कैसी है? कृत्रिम वनस्पति, हम खुद उगाते हैं उनको। तो ये एक हमने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, यानी वन संसाधन के बारे में थोड़ा सा अर्थ जाना। इसका अर्थ, यानी कि वन संसाधन का अर्थ की हम बात कर रहे थे, यानी कि परिभाषा की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये परिभाषा भी हो जाएंगी, वन संसाधन की परिभाषा। दोनों ही चीज़ें आप लोग नोट कर लेना, इसकी परिभाषा भी और इसका अर्थ भी। अब कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि हमें पता लगता है कि इस प्राकृतिक वनस्पति को उगाने में किसका योगदान होता है। वो भौगोलिक दशाएं भी हमको पढ़नी हैं, क्योंकि नीचे की परिभाषा में एक शब्द आ गया, भौगोलिक दशाएं। जब भौगोलिक दशाओं की बात कर रहे हैं तो भौगोलिक दशाओं में हम लोग देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति की भौगोलिक दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति की भौगोलिक दशाएं। अब हम यहाँ पर देखते हैं भौगोलिक दशाओं में, इनको हम प्रभावित करने वाले कारक भी बोल सकते हैं। एक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों एक ही बात है। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारी वनस्पति को प्रभावित करते हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक शब्द आता है उच्चावच। उच्चावच क्या है? उच्चावच का मतलब होता है धरातल से ऊंचाई। आप लोग देखते होंगे कि हमारा पृथ्वी का धरातल एक जैसा नहीं है।
कहीं बहुत ऊंचा है तो कहीं बहुत नीचा है, कहीं बहुत सामान्य है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जब उच्चावच की बात करते हैं तो वनस्पति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ी भागों पर बहुत सारी लंबी बढ़ने वाली वनस्पति मिलती है। पहाड़ी भागों पर, जहाँ पहाड़ी पर्वतीय भाग हैं वहाँ पर ऊंचाई वाली वनस्पति मिलेगी, जहाँ पर थोड़े नीचे वाले जो पठारी भूभाग हैं वहाँ पर और कम ऊंचाई वाले मिलेंगे, और सामान्य धरातल जो मैदान होता है उस मैदान पर कुछ अलग ही प्रकार के वनस्पतियाँ मिलती हैं, यानी कम ऊंचाई की। तो निश्चित रूप से ये उच्चावच हमारी वनस्पति को प्रभावित करता है। उच्चावच का मतलब हमारे धरातल से ऊंचाई को लेकर है, और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं निश्चित रूप से हमारी जलवायु भी प्रभावित होती है। अलग कंडीशन बनती है, वहाँ पर धरातल पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एक तापमान में भी कमी आती है। तो हमें यहाँ पर यह भी ज्ञान हो गया कि पहाड़ी भागों पर तापमान कम होता है, क्योंकि वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो तापमान के घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब वह तापमान घटता है तो निश्चित रूप से वहाँ की दशाएं भी अलग बनेंगी। दशा अलग बनेंगी तो वहाँ की वनस्पति भी अलग प्रकार की रहेगी। तो ये उच्चावच हमारी वनस्पति को प्रभावित करता है। दूसरा, भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी भी हमारी वनस्पति को प्रभावित करती है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि भूमध्य रेखा पर मुख्य रूप से अधिकांश जगह प्रतिदिन बरसात होती है। तो निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है कि शाम को 3-4 बजे के आसपास रोजाना शाम को भूमध्य रेखा के आसपास वर्षा होती है। तो यह आर्द्र क्षेत्र कहलाता है। तो आर्द्र क्षेत्र की वनस्पतियां अलग प्रकार की होंगी, सदाबहार होंगी, सदा रहित होंगी, सदा हरित वनस्पति पाई जाएगी यहाँ पर। और सदा हरित के साथ साथ इनके जो प्रकृति है वो भी अलग मिलेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भूमध्य रेखा के आसपास के एरियाओं में ज़्यादातर प्रति दिन बरसात होने की वजह से यहाँ खट्टे फलों की खेती पाई जाती है। जो विटामिन सी हम प्राप्त करते हैं ना जिन फलों से, वे सभी फल जो खट्टे फल जैसे अंगूर, नींबू, संतरा, आम, ज़्यादातर इनकी खेती यहाँ पर की जाती है। आम चलो मीठा है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में आम की भी खेती की जाती है। तो अंगूर जैसे, संतरा जैसे फल विशेष रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अपने आप प्राकृतिक वनस्पति है, क्योंकि यहाँ की जलवायु की विशेषता ही ऐसी है कि यहाँ इसी प्रकार की वनस्पति पैदा होगी यहाँ पर। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो बरसात की भी कमी आएगी और तापमान में भी वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी। भाई जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक समय के लिए सूर्य रहता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा होगा। तो तापमान ज़्यादा है तो यहाँ बरसात भी ज़्यादा है, तो यहाँ आर्द्रता का मौसम रहता है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम इनसे दूर जाएंगे तो तापमान की कमी आती जाएगी। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश जब बढ़ेंगे तो उच्च अक्षांशों की ओर हम जाएंगे। भाई जिन लोगों को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, अक्षांश देशांतर रेखाओं का, उन लोगों को ये चीज़ समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग हमारी पिछली कक्षाओं में या और कोई और कक्षाओं में हम आप लोगों को एक अक्षांश देशांतर रेखाओं की भी हम लोग एक क्लास लेंगे, उसमें आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना कि जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जलवायु के साथ भी हमारी वनस्पति भी प्रभावित होती है। अगली बात करते हैं आज हम तापमान की। तापमान, दोनों वही बात बता रहे थे, तापमान, और यहाँ स्पेशली तापमान आ गया। तो तापमान भी हमारी वनस्पति को प्रभावित करता है। अगली बात करते हैं हम चौथी, जलवायु। जलवायु यानी कि जल की स्थिति और वायु की स्थिति जो एक कंडीशन बनती है, जल और वायु की स्थिति के द्वारा जो कंडीशन बनती है वह जलवायु कहलाता है। और वह जलवायु दोनों हम लोगों ने आपके लिए समझाती कि जहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था रहेगी वहाँ पर वनस्पति कुछ अलग प्रकार की रहेगी। वहाँ पर लंबी प्रकार की वनस्पति जैसे साल, सागवान, चीड़ ऐसे प्रकार के वन रहेंगे पहाड़ी वनों ढालों पर। और जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर नीम, बबूल ऐसे ये पीपल वगैरह ऐसे जो पेड़ होते हैं हमारे यहाँ, खैर, सनकोना, ये प्रकार के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं।
और जो बहुत ज़्यादा शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है और तापमान भी बहुत ज़्यादा, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र हम बताते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में निश्चित रूप से एक कैक्टस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। झाड़ी नुमा कटीले वन पाए जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे, जैसे नाम बताऊँ, जैसे बबूल है, खेजड़ी है, कीकर जिसको हम बोलते हैं हमारी देसी भाषा में। तो ऐसे प्रकार की कुछ झाड़ियाँ, झाड़ी नुमा वन, कटीले वन वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जहाँ बरसात की कमी है, तापमान ज़्यादा है, वहाँ निश्चित रूप से छोटी वनस्पति पाई जाएगी, और जहाँ पर तापमान भी कम है और थोड़ा जल भी बहुत ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर वनस्पति ऊंची पाई जाएगी, बड़ी पाई जाएगी। तो जैसे जैसे हम ठंडे प्रदेशों की ओर जाते हैं या अधिक बरसात के क्षेत्रों की ओर जाते हैं तो वहाँ पर वनस्पति की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर आते हैं वनस्पति की ऊंचाई घटती जाएगी। भूमध्य रेखा की ओर आने का मतलब तापमान वाले क्षेत्रों और मरुस्थलीय क्षेत्रों की ओर आने पर। अगली बात करते हैं हम लोग सूर्य का प्रकाश, जलवायु का ही एक पार्ट है। सूर्य का प्रकाश प्रभावित करता है। सूर्य का प्रकाश कैसे प्रभावित करता है भाई? जब प्रकाश, भाई ऐसा बताते हैं कि सूर्य की परावैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो उन परावैंगनी किरणों से हमारे जो वृक्ष हैं वो खाना बनाते हैं। अपने खाने बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश के माध्यम से होती है इनमें, जैसा कि साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाश नहीं होगा तो ये अपना खाना कैसे बनाएं, खाना कैसे बनाएंगे तो अपने जो शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, इन तक भोजन कैसे पहुंचेगा, और भोजन नहीं पहुंचेगा तो ये सूख जाएंगे, वनस्पति खत्म। तो प्राकृतिक वनस्पति में सूर्य का प्रकाश का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद वर्षा अलग से पढ़ लेते हैं इसमें। वर्षा अगला पॉइंट आता है हमारा। वर्षा के बाद पवन, आर्द्रता, पवन, आर्द्रता। अगला पॉइंट पवन के बाद मृदा, दस भूमिगत जल। भूमिगत जल समझते हो? भूमिगत जल का मतलब होता है जो भूमि के अंदर जो जल है, जो ज़मीन के अंदर जो आर्द्रता है, वह इस वनस्पति को हमेशा हरा बनाने के लिए योगदान देती है। अगर ज़मीन के अंदर पानी नहीं होगा, ज़मीन के अंदर जल नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगी, जब जड़ों में ही आर्द्रता नहीं है तो वनस्पति सूख जाएगी। ऊपर से बरसात हो रोजाना, लेकिन जब जड़ों में ही नहीं है तो, लेकिन पोषण तो जड़ों से मिलता है वृक्ष को, तो जब जड़ों से पोषण जाएगा तो जड़ों में आर्द्रता होनी आवश्यक है। तो जड़ों के लिए भूमिगत जल काम करता है, और भूमिगत जल ही हमारे लिए यह बताता है कि यह वनस्पति हरी है। तो निश्चित रूप से अब हम बात करते हैं मिट्टी की। देखो थोड़ा सा यहाँ रह गया समझने के लिए। हम लोग देखते हैं मिट्टी में भी कई प्रकार की मिट्टी होती है जहाँ पर वनस्पति अलग अलग पाई जाती है। जैसे सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो लेटराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में, मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। हमारे जो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में समुद्र तट का जो एरिया होता है, अब जब समुद्र तट पूरा के पूरा ले लेते हैं हम, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ जो ये तटीय क्षेत्र हैं हमारे, इन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। और जो लाल दोमट मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी, वहाँ पर मानसूनी वन, सदाबहार वन और यहाँ पर मानसूनी वन, लाल दोमट मिट्टी में। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे यानी कि पैडजोल मिट्टी। पैडजोल मिट्टी कौन सी होती है? पैडजोल मिट्टी यह बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है।
जहाँ पूरे विश्व में बर्फ़ पड़ती है वो पेडजोल मिट्टी होती है। और पेडजोल मिट्टी में कोणधारी वन पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जो अपने आप में एक इस शेप में होते हैं, ऐसे एक शेप बनती है कोण की, त्रिभुज के आकार की सी। तो वो ज़्यादातर बर्फीले क्षेत्रों में बनती हैं। तो पेडजोल मिट्टी में कोणधारी वन पाए जाते हैं और मुख्य रूप से पतझड़ वन मरुस्थलीय मिट्टी में, मरुस्थलीय या लाल दोमट या रेतीली यहाँ पाए जाते हैं पतझड़ वन। इन सभी प्रकार की मिट्टियों में पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारे भारत में भी मुख्य रूप से पतझड़ वनों की संख्या ज़्यादा है, अधिकांश प्रतिशत पतझड़ वनों का ही है हमारे यहाँ भी। तो ये चीज़ें एक हम देखते हैं, मानवीय वसाव, समुद्र तल से ऊंचाई और भी बहुत सारे कारक हैं। मानवीय बसाव, भाई मानव जब बसता है तो वृक्षों को काट के अपना स्थान बनाता है, खेतीबाड़ी के लिए जगह बनाता है। आप लोगों ने सुना होगा स्थानांतरित खेती करता है मानव, तो वृक्षों को काट कर ही करता है। तो निश्चित रूप से वो भी प्रभाव हमारे यहाँ मानव का भी पड़ता है। अगला, समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैसे कारक तो अलग अलग हैं लेकिन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ उच्चावच की बात करेगा, ये एक उच्चावच के साथ साथ जल स्तर की भी बात करेगा। उच्चावच तो सिर्फ ऊंचाई की, पहाड़ों की बात करेगा, लेकिन ये समुद्र तल से ऊंचाई में हम लोग ऊंचाई के साथ साथ समुद्र तल की भी बात करेंगे, आर्द्रता की भी बात करेंगे हम लोग। तो ये एक हमारे एक वनों की आज अर्थ परिभाषा और प्रभावित करने वाले कारक थे। अब इनमें कुछ प्रकार की वनस्पति भी हम लोग एक दिखाते हैं आपको, जिनमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ, कौन कौन से प्रकार होते हैं वनस्पति के, वो भी आप लोगों को जानना होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए, वन संसाधनों में अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की संरचना और स्वरूप। प्राकृतिक वनस्पति के संरचना और स्वरूप की, यानी कि कैसा होता है इसका स्वरूप। प्राकृतिक वनस्पति का जो स्वरूप है वो कैसा होता है। देखिए, थोड़ा सा ये माइक सिस्टम तो आउट हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं आपके सामने प्राकृतिक वनस्पति के संरचना और स्वरूप की। तो यहाँ हमने देखा कि प्राकृतिक वनस्पति के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से थे, और अब कौन कौन से प्रकार की वनस्पति हमारे इस पृथ्वी पर मिलती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर 7 प्रकार की वनस्पति मिलती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। विश्व में प्राकृतिक वनस्पति 7 प्रकार की मिलती है। उसमें नंबर 1 वृक्ष। वृक्ष होते हैं। ये वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष कौन से होते हैं? हाँ, वृक्ष किसे कहते हैं? आप लोगों ने बहुत सारे देख रखे हैं हमारे यहाँ पर। तो एक पर्टिकुलर कोई परिभाषा बनती है वृक्ष की?
हाँ, एक परिभाषा बनती है वृक्ष की, यानी कि ये काष्ठ युक्त होते हैं, काष्ठ युक्त, लंबे होते हैं और ये दीर्घ आयु वाले होते हैं, दीर्घ आयु वाले होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं ये वृक्ष। नंबर 2, झाड़ी। क्या है? झाड़ी। झाड़ी में काष्ठ युक्त नहीं होती, ये अधिक लंबी नहीं होती, ये अधिक लंबी नहीं होती, इनका तना भूतल पर होता है, इनका तना भूमि के तल पर होता है, ये काष्ठ युक्त होते हैं। नंबर 3, लताएं। ये लताएं क्या होती है? लताओं का मतलब होता है ये दूसरे पौधों पर विकसित होती है, ये एक बेल होती हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ खेतों में देखी होगी अपने तरबूजा खरबूजा की जो बेल होती हैं, ऐसी ही ये बेल होती हैं, इन्हें लताएं बोलते हैं। ये किसी पेड़ के सहारे विकसित होती हैं, ये किसी पेड़ के सहारे विकसित होती हैं, किसी वस्तु के सहारे भी हो सकती हैं। नंबर 4, महालताएं। अब महालताएं क्या होती है? ये इन लताओं से थोड़ी कठोर होती हैं, यानी कि ये काष्ठ युक्त नहीं होती, ये काष्ठ युक्त होती हैं और किसी पेड़ या झाड़ी के सहारे विकसित होती हैं महालताएं। ये लताएं और महालताओं में भी आपने अंतर देख लिया होगा। लताएं काष्ठ युक्त नहीं होती और किसी पेड़ या सहारे विकसित होती हैं। ये महालताएं होती हैं काष्ठ युक्त होती हैं और किसी पेड़ या झाड़ी के सहारे विकसित होती हैं। आप लोग इनको देखते रहना, लिखते रहना, अच्छे से नोट्स भी तैयार करते रहो, जिससे बाद में आप लोग बिना मोबाइल के या बिना लैपटॉप के भी पढ़ सकें आप लोग। अगली आती है घास। हाँ देखिए, घास, तृण, इसका दूसरा नाम है तृण। वैसे सेम ही हैं दोनों, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन छोटा सा अंतर है घास और तृण में। देखिए, तृण जो होता है उसकी पत्तियां, घास की पत्तियां चौड़ी होती हैं, तृण की पत्तियां चौड़ी नहीं होती।
यानी घास और तृण में सिर्फ यही फर्क है कि इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और इसकी पत्तियां चौड़ी, तृण की पत्तियां चौड़ी नहीं होती। और इनकी ऊंचाई झाड़ियों की तुलना में कम होती है। इनकी ऊंचाई झाड़ियों की तुलना में कम होती है। और अब एक लास्ट बचता है हमारा छठवां, लाइकेन। ये एक समुद्री घास होती है। समुद्री घास जो समुद्र में नदियों द्वारा जमा किए गए अपशिष्ट से बनती है। देखिए, ये हमने आज वन संसाधनों में बात की। वृक्ष, झाड़ी, लताएं, महालताएं, घास, तृण और लाइकेन। यानी इसके अलावा अगर और भी कोई वनस्पति का प्रकार हमारे यहाँ मिलता है, जितनी भी वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति हमारे यहाँ मिलती है, वो सभी इनमें से ही कोई ना कोई स्वरूप होगा। तो प्राकृतिक वनस्पति संरचना और स्वरूप, तो संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे ये एक प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार बनते हैं। आप सभी लोगों ने अच्छे से इनके नोट्स तैयार कर लिए होंगे। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें और अगली क्लास में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति में अभी और भी प्रकार बचे हुए हैं, जैसे सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऐसे मरुस्थलीय वन, तो उनकी भी हम बात करेंगे। तो वो अगली क्लास में बात करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, सभी लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद।